need to intrinsically recreate that vein of security and risk protection culture in the day-to-day life of a human being, in the day-to-day life of a family, and the day-to-day life of our corporations and enterprises and states in the country. If we are able to create that, I think that's where we see the future of India, which is a secured India, protected India, insured India. संख्या बढ़े, प्रीमियम घटे। एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का हमारा जो ड्रीम है वो होना चाहिए, सफल होना चाहिए, और उसके अंदर हर एक भारतीय के जो फैमिली है उनको, फैमिली को अगले 5 साल में हम सोच रहे हैं कि कवरेज में ले आना चाहिए। दूसरा जो है वो अर्ली एंट्री की जो बात हुई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अर्ली एंट्री से संख्या बढ़ेगी, प्रीमियम कम होंगे, और ये जो आजकल जो चल रहा है, जो अविश्वास की जो भावना है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, और जो कस्टमर्स को जो नीड सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, वो सारा इसके फोकस में आ जाना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने कल सुनी एक सुंदर प्रोग्राम में, जो रोड मैप है वो तो बड़ा क्लियर है। इसके अंदर हम लोग परसेंटेज ऑफ जीडीपी, परसेंटेज पेनिट्रेशन, डेंसिटी, कवरेज, ये फ्रेंडलीनेस वगैरह की बात दे आए हैं, लेकिन द रियलिटी ये है कि कवरेज 4 से 5% है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे सामने है, और ये अगले 4-5 साल में हमें इसके ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए। जब तक हम ये हेल्थ में हॉस्पिटलाइजेशन, ओपीडी, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स वगैरह की बात नहीं रखेंगे तो 50% कॉस्ट हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। 50% कॉस्ट जो होता है जो वो आउट ऑफ हॉस्पिटल होता है, और इंश्योरेंस कंपनी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वी आर इन द एरा ऑफ कंपटीशन, और इसके अंदर बहुत ही जरूरत है कि ये सीनियर सिटीजन्स को खास करके ये माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी का कुछ प्रदान करिए, क्योंकि ये माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी नहीं होने से जब इंश्योरेंस कंपनी को हम चेंज करते हैं तो सारी बातें फिर से करनी पड़ती हैं, और फिर वो एग्री होते हैं, नहीं एग्री होते हैं, पैसा आगे से लॉक हो जाता है। एक समस्या तो है ही है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट में जो टेक्नोलॉजी आई है उससे काफी फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी काफी मिसकंसेप्शंस है अबाउट कैशलेस वगैरह। कैशलेस क्या है समझ में नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काफी मिस्ट्री लगती है और काफी पजलिंग सा एक सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कैपिटल के बिना भारत के कोने कोने में इंश्योरेंस फैलाना मुश्किल हो रहा था, और वो कैपिटल चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन कैपिटल हो, इट वाज नीडेड. So one of the reforms that we brought in is that government has now formally approved 74% FDI can come into insurance sector. That is one of the most important thing that we thought is important, from accessibility, ease, penetration, convenience, adequacy, and last but not the least, ease of doing the things. Just to give you a number of what I'm saying, around 96 to 97% of insurance in India is still through intermediaries. तो उसके चलते चैनल्स को डेवलप करना इक्वली इंपॉर्टेंट था जितना सेक्टर को डेवलप करना हमारे लिए। तो उसके भी अंदर भी हमने एफडीआई को 100% कर दिया है कि चाहे इंडियन कैपिटल आ रही है, इंटरनेशनल कैपिटल आ रही है, कैपिटल की जरूरत है। हम फॉरेन की जो तुलना करते हैं उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बड़ा है, गांव तक भी पहुंचा हुआ है, और बहुत सारे फ्रॉड भी हुए हैं, खास करके प्राइवेट कंपनियों की बात करें। और आप प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, तो अवेयरनेस की क्या स्थिति है? एलआईसी को प्राइवेट करने की तरफ जो है ना, ये कैसे मतलब लोगों को कन्विंस कर पाएंगे आप? लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। एलआईसी को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है। आई एम बस्टिंग दिस मिथ। एलआईसी भारत सरकार का उपक्रम है। एक्ट के अंदर हमने ये क्लियर कट डिफाइन किया है उदय जी कि एलआईसी का 51% एंड अबव शेयर जो है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो भारत सरकार से जुड़ा रहेगा। पहला प्रश्न। दूसरा, उसको जब हम डिसइन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइफ स्टेज होती है, और उस लाइफ स्टेज पर समय समय पर कुछ बदलाव लाने, कुछ चेंजेस लाने, और आपके अंदर जो ताकत आ गई है उसको मुखरित करने के उपाय किए जाते हैं। टू अनलॉक व्हाट यू हैव इज द स्ट्रेंथ। एलआईसी ने एक्वायर किया है स्ट्रेंथ, उसको अनलॉक करना
उसके पॉलिसी होल्डर्स के लिए, देश के हित के लिए जरूरी था। ऐसा बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से सोचा गया और उसके बाद उसको डिसइन्वेस्ट करने का रहा गया। प्राइवेटाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, उदय जी, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। अगर वो पब्लिक एंटिटी है, पब्लिक लिस्टेड एंटिटी है, तो गवर्नेंस और मजबूत हो जाती है। LIC को जैसे ही मैंने पब्लिक लिस्टेड किया है उदय जी, उसके बाद से उसकी जो गवर्नेंस है, एक आम इंसान के प्रति जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, वो 10-20 गुना बढ़ जाती है। वी आर मेकिंग इट एज ट्रांसपेरेंट, एज अकाउंटेबल, एज क्वेश्चनेबल बाय एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा करने से देश के अंदर न केवल इंश्योरेंस की ताकत आ रही है, बल्कि एक आम आदमी को एम्पावर किया जा रहा है फॉर देम टू जनरेट एंड कनेक्ट विद द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, जो मुझे लगता है देश के हर आदमी का हक है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट रहा वो था टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और मैं यकीन मानता हूं दैट अनलेस देयर इज अ टेक्नोलॉजी वी कैनॉट टच 140 करोड़ पीपल, एज सिंपल एज दैट। टेक्नोलॉजी इज द ओनली सोर्स along with the human intervention which can take us to 1.4 billion citizens of India. And therefore, a lot of work is going around in my other capacity as the technology officer of DFS, as well as into the JS capacity of insurance. A series of reforms are taking place between us and the regulator. We are on the last leg of providing a cut on to the insurance next level of legislative amendments and improvements and enhancements. We have that thing in our mind that how can we very quickly keep an open architecture of the products, of people, of processes, of insurers, of intermediaries, जितना उसे ओपन किया जा सके जिससे हम जन जन तक देश के पहुंच सकें from that part of it. 2014 से जब हमारे नए सरकार मोदी जी अपना भागदौड़ संभाले, हम लोग का एक ही लक्ष्य था कि जल्दी से जल्दी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे हम लोग प्राप्त कर सकें, और वो हम लोग बनारस से ही शुरू किए थे। हम सबसे आभारी हैं सरकार की तरफ। दिसंबर लास्ट ईयर में उन्होंने हमको मौका दिया इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ने का, और वहां से हमारा एक जर्नी, नया जर्नी शुरू हुआ कि कैसे हम इंश्योरेंस सेक्टर को और भी एक सक्रिय रूप देते हुए आम आदमियों को इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में अवगत कराएं, इंश्योरेंस को बढ़ावा दें, लोगों में विश्वास पैदा करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंज्यूमर सेंट्रिक बनवाएं। क्योंकि हम लोग का केवल एक ही लक्ष्य है कि प्रॉफिट जरूर कमाइए, लेकिन प्रॉफिटियर मत कीजिए। और जब आप प्रॉफिट कमाते हैं तो जिनसे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको मत भूलिए, क्योंकि वही आपका एक स्तंभ है जो आपको आगे ले जा सके। ओम्बड्समैन एक जगह है जहां पे इंश्योरेंस की समस्या अगर कोई आ जाए उसका समाधान होता है, उसे हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कहते हैं। तो बीमा का जो लोकपाल है उस पर हमने कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाए। एक तो जो उसका कंस्ट्रक्शन था, जिसे गवर्नेंस कहा जाता है कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, गवर्नेंस के अंदर कुछ बदलाव लाए हम कि कंज्यूमर एक्सपर्ट उसके अंदर आ सके, उसके अंदर हम जो सेक्टर से जुड़े अधिकारी हैं वो ना आए, क्योंकि अगर सेक्टर ही अपनी शिकायतों को न्यायपालिका तक या लोकपालिका तक ले जाएगा तो चांसेस है कि उसमें बायस होने की संभावना है। तो उस बायस को हमने कट किया। वी कट द अम्बिलिकल कॉर्ड which could have led to a potential bias, and therefore the people who are into that are now absolutely neutral. A government employee, a consumer expert, subject matter experts which are retired, so that there is practically no possibility of any bias coming in जब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का सिलेक्शन हो। अब ओम्बड्समैन को ताकत देने के लिए हमने वीसीज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस उसको डिजिटल कर दिया है। आप एंड टू एंड डिजिटली अपनी समस्या बताइए डिजिटली, उसके बाद समस्या को सुनिए, फिर जो लोकपाल साहब हैं वो आपके साथ वीसी पर आएंगे, वो अपना जजमेंट देंगे और आपके पास एक पोर्टल बना हुआ है, उसके थ्रू आप उस समस्या को देख सकते हैं। So the end-to-end cycle from registering the complaint to seeing the complaint to tracking the complaint to going for an appeal to having the appeal session along with the ombudsman, entire piece is end-to-end digital now. वे फॉरवर्ड में मुझे लगता है फ्रेंड्स एक लंबा यात्रा है, जहां से मैंने बेस लाइन बनाया था और यू आर हियर जो बनाया था। पहली चीज है कि हमें शायद इंश्योरेंस और रिस्क की कल्चर को डेवलप करना चाहिए।
अगर हमें सचमुच ऐसा मुल्क बनना है कि हर जना हमारी तरफ नजर उठा के देखे, झुका के नहीं देखे एज अ कंट्री, तो हमें बहुत ज्यादा उसे अपनाना होगा. We'll have to imbibe the culture of risk. So we need to intrinsically recreate that vein of security and risk protection culture in the day-to-day life of a human being, in the day-to-day life of a family, and the day-to-day life of our corporations and enterprises and states in the country. If we are able to create that and enhance that, I think that's where we see the future of India, which is a secured India, protected India, insured India.